वाजे हैं कि आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से एश्योरेंस दिलाती हूँ, हम आपके साथ जरूर मिलेंगे। ये बिल है, इस पे आज अमेंडमेंट्स लाए, हम कल इस पे और ला सकते हैं। मैं आपके साथ अमेंडमेंट्स लेके आऊंगी, ऐसे तो नहीं हो सकता। साथियों से मुशावरत करनी चाहिए, ये रवायत है या ऐसी होनी चाहिए, अच्छी बात है। ये कानून नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। साफी तंजीमों से मुशावरत करनी चाहिए। साफी कानून बनाते हुए नहीं हुई तो अब भी करके उसकी अमेंडमेंट कर लेंगे। जिस तरह से बुलडोज किया आपने इस कानून को, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पे काबू पाने की कोशिश करना चाहते हैं, आपके पास कोई कानून नहीं था, आपने हम पे गद्दारी के मुकदमे बनाए। ये कतई तौर पर नामंजूर है और हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। इस्लामाबाद में गोली चली थी या नहीं चली? एक वजीर कहते हैं कि गोली चली थी, दूसरे वजीर कहते हैं कि गोली नहीं चली थी। एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑन कैमरा एडमिट किया कि उनके मुताबिक रेप हुआ। उस सूबे की वजीर आला साहिबा आकर कहती हैं कि रेप नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम कि इसमें से फेक न्यूज किसकी है। इस नए बिल की रोशनी में अगर इसका एप्लीकेशन हो तो कौन जाएगा जेल 3 साल के लिए? इन दोनों में से आप जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन का जो एतराज है उसकी क्या अहमियत है। जो यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वो तो अपनी इंतजामिया है जो पाकिस्तान को डील करती है उससे पूछेंगे ना कि ये क्या हो रहा है। जो जेन्युइन सहाफी है उनके लिए जो सेफ्टी मेजर इस्लाम में लाने की जरूरत है वो अमेंडमेंट्स करने को गवर्नमेंट तैयार है। हमारे जो भाई एहतजाज कर रहे हैं, आप उनको हमारे साथ बिठाएं, आप रिकमेंड करेंगे वो अमेंड हो जाएंगे। ये कोई आसमानी सीफा तो नहीं है। वेलकम टू न्यूज वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे सहाफत की और जो मुख्तलिफ कह सकते हैं हम हुकूमतें रही हैं। अब तो शायद ये याद भी नहीं रहा कि पिछली दफे ऐसी कौन सी हुकूमत आई थी जिसने ये दावा ना किया हो कि वो तो बिल्कुल यकीन रखती है सहाफत में, आज़ादी इजहार राय में, सहाफ़ियों की अहमियत पर, सहाफत की अहमियत पर। मगर हर जो हुकूमत आती है वो इवेंचुअली करती इसका उल्ट ही है और ये हम पाकिस्तान में बहुत अरसे से देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हम शायद जिस वक्त इस शोबे में नहीं थे तब भी सहाफ़ी जिनसे हमने सीखा है वो भी यही बात करते थे कि जंग हर वक्त यही रही है कि एक तरफ हुकूमत है, रियासत है और दूसरी तरफ सहाफ़ी हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं। पिछले दिन हम कह सकते हैं कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बहुत आज़ादी थी और इस तरह आज़ादी थी कि वो पहला मौका था तारीख में पाकिस्तान की कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो है, न्यूज़ चैनल्स वो आए सामने, बहुत एक के बाद दूसरा, और उस वक्त तो लगता था कि बहुत ज़्यादा आज़ादी है। मगर फिर जनरल मुशर्रफ पे भी जब मसाइल बढ़े तो उन्होंने भी सहाफ़त के ऊपर कदगरें लगानी शुरू कर दी, चैनल्स बंद किए, सहाफ़ी ऑफ एयर हुए। मगर उस वक्त लगता था कि शायद हम रेजिस्टेंस भी ज़्यादा कर पाते हैं। किसी का प्रोग्राम बंद होता था तो वो प्रेस क्लब के सामने कुर्सियाँ डाल के वहाँ शो कर लेते थे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो तो जमहूरी दौर शुरू हुआ था, जनरल मुशर्रफ का तो मार्शल लॉ था। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने तकरीबन पहले साल में ही कोशिश कर ली चैनल्स को ऊपर नीचे करने की, उनके नंबर्स चेंज करने की। कोशिश कामयाब तो ना हुई मगर शिकायत चलती रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों की भी जो मीडिया है उसके साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, शिकायत रहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके ज़माने में या जब ये इस्लामाबाद में हुकूमत कर रहे थे तो तब क्योंकि सोशल मीडिया भी सामने आ चुका था तो इनकी तवज्जो सिर्फ टीवी चैनल्स और एंकर्स पर नहीं थी। इनको ये भी फिक्र थी कि सोशल मीडिया पे बेचारी ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता। मगर ये सब जिसको कहते हैं ना एक्सक्यूजेस थी। असल में शिकायत हर हुकूमत को वही रही, वो सहाफ़ी जो बात करते हैं, जो तनकीद करते हैं। तो कभी ये एतराज़ होता है कि तनकीद का तरीक़ा ठीक नहीं है, कभी ये एतराज़ होता है कि आपकी तो ख़बर ही सही नहीं है। और पीका की जो शुरुआत हुई वो भी ऐसे हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जब पास किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब ऑपोजिशन में थी, एतराज़ किया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर में आई तो उन्होंने इसको ज़्यादा ताकतवर करने की कोशिश की, जिसको कहते हैं ना, दे ट्राई टू गिव द लॉ इवन मोर फैंग्स। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कहा कि ये बहुत गलत हुआ, हम सहाफत और सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। एंड देन द टेबल्स टर्न्ड अगेन। अब उसी पीका के कानून में
और ज्यादा तब्दीली की गई है, और उन्हीं लोगों ने की है जो 2021 में हमें बताते थे कि वो सहाफियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ तो शोर मचाती रही पार्लियामेंट पे, मगर उनकी, जैसे मैंने कहा, कि खुद भी तारीख कोई इतनी अच्छी नहीं रही, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो मेरे ख्याल में इस दफे कमाल ही कर दिया है, जाके वोट भी कर दिए इस अमेंडमेंट पे, और उसके बाद हमें ये भी बताया कि वो तो इसके हक में नहीं है, और ये तो बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के की वजह से कानून बन रहा है, और वो तो इसके उनके ख्याल में तो इसमें अभी तरमीम करनी चाहिए। अब हुकूमत यही बात कर रही है कि हम तो आपसे बात भी कर लेते हैं और हम इसमें तरमीम भी कर लेते हैं। कोई सवाल पूछे कि अगर बात करके ही तरमीम करनी है तो पहले ही आप कंसल्टेशंस कर लेते, इतनी जल्दी क्या थी इस कानून को पास करने की? ये सवाल ऐसा है जो हर कोई पूछ रहा है, जवाब भी सबको है, सिर्फ शायद कहना टेलीविजन पे बहुत मुश्किल है। इस सारे मामले पर और ये जो हमारी तारीख रही है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारिया मेमन साहिबा, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, अपना शो करती हैं, और हमें ज्वाइन किया है जिब्रान नासिर साहब ने, माहिर कानून भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मारिया साहिबा, वही बात क्या, शायद कवानीन वही है, रियासत का रवैया भी वही है, सिर्फ किरदार तब्दील होते रहते हैं कि एक वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो प्रोटेस्ट कर रही होती है, सहाफियों के साथ खड़ी होती है, और दूसरी दफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां खड़ी हुई है। इसको अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें आरफा, तो मेरा ख्याल है इस खित्ते की अगर हम डीएनए के लेवल पे बात करें, मुझे लगता है कि दो ही ऑप्शंस हैं। मैं पूरे खित्ते की बात कर रही हूँ, जिसमें साउथ एशिया में बांग्लादेश भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है। या तो आप जमहूरी फैशिज्म को कबूल कर लीजिए, या फिर जो गैर सियासी फैशिज्म है, ये दोनों ही चॉइसेस हैं आपके पास। हमें तो जो जमहूरी सियासतदान है वो भी फैशिस्ट ही मिले हैं, माजरत के साथ। पीपल्स पार्टी की आपने बात की, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान के अवाम में जो थोड़े बहुत लिबरल्स का रोमांस रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, उसको उनकी आंखें भी अब खुल जानी चाहिए। तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का सियासी किरदार और है, विफाक के अंदर वो अपने थोड़े लिबरल जमहूरी क्रेडेंशियल्स बरकरार रखना चाहते हैं। लगता है कि वो भरम भी अब टूट गया है। अब जो उनका सिंध का सियासी चेहरा और विफाक का सियासी चेहरा, दोनों में हमआहंगी नजर आती है, इसको पहले अलहदा कर लिया करते थे। पीएमएलएन से मुझे कोई ना इतनी कभी उम्मीद थी, ना मुझे कभी कोई तवक्कुआत थी। माजी के अंदर शायद ही ऐसा कोई ड्रैकोनियन कानून हो जिसकी भेंट पीएमएलएन खुद ना चढ़ी हो। अगर आप नायब कानून की बात करें तो रख रख के साबिक वज़ीर आज़म, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, उनका पूरा खानदान था, उनके अजीज़ो क़ारिब थे, जो उनकी पूरी कैबिनेट थी, उन पे उन्हीं नायब कवानीन का तलाक हुआ जिसको उन्होंने फैसिलिटेट किया था पास करने में भी, और जिसको कायम रखा था 18वीं तरमीम के बाद भी। पीका की कानून की बात करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से ये पीका कानून पीएमएलएन के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे बाद में लागू हुआ, और इनकी जमानतें करते फिरते जाते थे, और ऐसे ऐसे पर्चे इनके ऊपर बने कि पीएमएलएन के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभी भी उनकी अपनी हुकूमत के अंदर भी ये पेशियां भुगत रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि अक्सर वो गिला कर रहे होते हैं कि भाई हमें क्या फायदा, हमारी गवर्नमेंट आई है। लेकिन जब आप इतना खतरनाक कानून बनाएंगे, फिर कानून तो किसी का नहीं देखेगा। और जब ये हुकूमत जानी है, जो कि एक दिन जानी ही है, मतलब ये तो कोई इफ एंड बट की बात नहीं है ना, ये तो व्हेन की बात है। इट्स नॉट कि इफ जाएगी नहीं, तो फिर पीएमएलएन ही इस कानून की ज़ेरे अताब आएगी, तो वो दिन भी हम अपनी आंखों से देखेंगे। पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट के ऊपर भी मुझे लगता है कि ये कानून लगेगा। ये नहीं कि क्या लगेगा, नहीं लगेगा, मैं बहुत सर्टिनिटी से बात कर रही हूँ। तो पीएमएलएन से तवक्को नहीं थी, पीपल्स पार्टी से मेरा ख्याल था कि शायद अपने सिंध और विफाक के चेहरे के अंदर वो तफरीक रखे, लेकिन गालिबन अब उनको सियासी तौर पे सूट नहीं करता। बिल्कुल सही। जी जिब्रान साहब, आपने मारिया साहिबा की बात सुनी, तो एक तो ये हमारी तारीख है, और दूसरा सर इस तारीख के अंदर एक हमेशा जो उम्मीद होती थी ना, वो ये होती थी कि इस तरह के जब कवानीन पास होंगे तो हमें शायद कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट में अगर सहाफी कोई अरेस्ट होता है या मिसिंग हुआ है पिछले दिनों में, तो हम कोर्ट चले जाते थे, वहां से कोई सुनवाई हो जाती थी। अब ये कानून ऐसे पास हो गए तो उम्मीद होती थी कि कोर्ट चले जाएंगे तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने की कोशिश की थी पीका के साथ, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही एड्रेस किया। बट अब तो लगता है कि हमसे ये फोरम भी छीन लिया गया है सर। जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो जो आपने तमीद बांधी और जो मुकदमा रखा है अवाम के सामने, हमारा मिजाज मिनहसुल कौम ये है कि हमें सवाल और सवाली तब तक पसंद है जब तक कि हम खुद जवाब देना हो।
तो जो आज अपोजिशन में है वो कल को हुकूमत में आके जो है उन्हीं सवालात से और उसी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन से चिढ़ता है। हमें ह्यूमन साइकोलॉजी में ये भी पढ़ाया जाता है कि वो सेक्सुअल वायलेंस हो या फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस हो, अब्यूज एक साइकिल है। आप अगर खुद बहुत अब्यूज हुए होते हैं तो बड़े होकर आप खुद अब्यूजर बन जाते हैं। कभी कभी मुझे सियासी पार्टीज और रियासत का रिश्ता इस तरह से नजर आता है। और तीसरी बात ये कि देखिए, इस कानून के अंदर ये जो एक शिक डाली गई है फेक न्यूज के हवाले से, इस पे तो बहुत शोर है और होना भी चाहिए। और जो रिजर्वेशंस हैं जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के और आम आवाम के, वो अपनी जगह, मगर इसमें और बहुत सारी कार्रवाई डाली गई है। हमें यह भी देखना होगा कि 1.5 साल से जेरे समात हैं केसेस पीटीए के हवाले से, पीटीए के इख्तियारात के हवाले से, और जो ओरिजिनल पैका की जो हैयत और शक्ल थी उस हवाले से उनके जो इख्तियारात थे, जिसके चलते उन्होंने अक्सर इंटरनेट भी बंद किया है और एक्स पे जो है 17 फरवरी से पाबंदी है। और उनके भी फैसले जो हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर मुतवक्को थे। अब आपने कानून की हैयत ही बदल दी कि अगर अदालतें फाइनली ये फैसला करती हैं कि पीटीआई एज अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर डिक्टेशन नहीं ले सकता हुकूमत से, और हुकूमत अगर एक्स बंद करने की दरखास्त देती भी है तो उसको आपने मेरिट्स पे डिटरमिन करना है, तो आपने कानून में तरमीम करके एक नई अथॉरिटी बना दी, जिस अथॉरिटी का किरदार कहीं से भी एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नजर नहीं आता। उसके किसी भी चेयरमैन के ऊपर या सतह के ऊपर उसमें जो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स और काउंसिल बने हैं उसमें जो मेंबरान हैं उनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। उनको हटाना बहुत ही आसान है वफाकी हुकूमत के लिए, बहुत ही वेग ग्राउंड से, जैसे कि इनएफिशिएंसी ग्राउंड दिया गया है। और चाहत यह है कि जो कुछ हम चाहें सोशल मीडिया से हटवाना, वो एक लम्हे के अंदर उनको कह के शिकायत करके हटवा दिया जाए। और मजीद ये, चूंकि इवेंचुअली पर्पस जो है वो हरासमेंट और इंटिमिडेशन ऑफ द मासेस है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस जो पैका के अंदर कॉग्निजेबल नहीं थे। आपकी आवाम की मालूमात के लिए, कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस को अदालत से इजाजत की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट छापा मार के आपको गिरफ्तार कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल वो होता है जिसमें आपको वारंट चाहिए होते हैं। तो जैसे सेक्शन 20 था पैका का, जो कि डेफेमेशन के हवाले से, कि मैंने किसी फर्द के हवाले से कोई बात कर दी, वो फर्द कोई अरबाब इख्तियार, कोई जज जनरल भी हो सकता है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। उसको भी अब इन्होंने कॉग्निजेबल कर दिया है और पैका के दीगर और ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल कर दिया है। यानी कि पुलिस को, एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी मेरे फंडामेंटल राइट्स मजरू करने की ज्यादा दे दी गई है। फिर इसके साथ साथ जो ये फेक न्यूज के हवाले से इसके अंदर एक और चीज डाली गई कानून में, वो ये डाली गई है कि रवायती तौर पे जो हमारा कानून पाकिस्तान में रहा है, पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 500 के तहत जिसमें डेफेमेशन की सजा होती है, उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है, अगर मारिया साहिबा के खिलाफ कोई बात हुई है या आरफा आपके खिलाफ कोई बात हुई है या मेरे खिलाफ कोई बात हुई है, तो मैंने जाके अदालत में दरखास्त देके शिकायत करनी है कि इसका कोई इलाज निकाला जाए। अब आपने इस नई तरमीम के तहत थर्ड पार्टी को, यानी कि मैंने कोई तबसरा किया हो अरबाब इख्तियार पे, राह चलता कोई भी आदमी मुझ पे एफआईआर करा देगा और पुलिस आके मुझ पे छापा मार के मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। ये बात बहुत बाद में तय होगी कि ये सच थी बात या झूठ थी बात। फिर तीसरी चीज, डेफेमेशन के कानून के अंदर इनहेरेंटली बहुत सारी एक्सेप्शंस दी गई हैं। सबसे बड़ी एक्सेप्शन है सच, दूसरी मफादे आमा में कोई इंफॉर्मेशन का आम करना, तीसरा गुड फेथ में आपकी जेन्युइन ओपिनियन हो किसी इंसान के बारे में, चाहे वो मनफी हो। ऐसी कोई एक्सेप्शन इस कानून के अंदर डाली नहीं गई। हम 8 फरवरी और उससे पहले जो सिलसिला चल रहा है 2-3 साल से, उसको देखते हैं तो नियत यही है कि अदालतें भी कंट्रोल में हो, मुकन्नना भी कंट्रोल में हो, रियासत के तमाम तर इदारे कंट्रोल में हो और आपका मेरी सोच, इजहार सब कुछ कंट्रोल में हो। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से और जबरान नासिर साहब से, मगर हम बात करेंगे नासिर जैदी साहब से। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत किसी तारुफ के हम कह सकते हैं मोहताज नहीं है, और बहुत इनकी लंबी स्ट्रगल भी रही है सहाफ़ियों के हकूक और प्रेस फ्रीडम के हवाले से। वेलकम टू द शो नासिर जैदी साहब। शुक्रिया शुक्रिया। नासिर साहब, ये बताइए कि ये कानून तो पास हो गया सर, बट ये अब बहुत तनकीद हो रही थी पहले भी कि सहाफियों ने, शायद PFUJ ने बहुत देर से एहतजाज शुरू किया। कानून पास हो गया, उसके बाद सहाफी इकट्ठे हुए और एहतजाज शुरू हुआ। सर, क्या आप लोगों को लग रहा है कि गलती हो गई, कोई देर हो गई? नहीं, देखिए बात ये है कि हुकूमत जो है, PFUJ ने जो पीका के बारे में अब से 2 महीने पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था और डिफेंस मिनिस्टर ने कि
हम पीका के अंदर भी तरमीम ला रहे हैं, सीक्रेट एक्ट में भी तरमीम लाएंगे। उस वक्त PFUJ ने एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की थी कि हम किसी किस्म का जो पीका 2016 के एक्ट में किसी किस्म की अमेंडमेंट जो है वो इसको तस्लीम नहीं करेंगे, और अगर फेक न्यूज के ऊपर कोई कंसल्टेशन आपने करनी है तो पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले, और अगर आप ऑन बोर्ड नहीं लेते तो फिर हम ये समझेंगे कि आप जो है वो प्रेस फ्रीडम पर जो है वो कतगन लगाना चाहते हैं। हमने इमरान खान के दौर में भी अमेंडमेंट्स जब पीका ऑर्डिनेंस आया था उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और मैं खुद अदालती माविन था, अतर बिन अल्लाह साहब ने मुझे मुकर्रर किया था, और वहां हमने स्टैंड लिया था कि हम पीका को किसी सूरत में उस हैसियत में तस्लीम नहीं करेंगे जिससे कि ओवरऑल प्रेस फ्रीडम जो है ना कर्टेल किया जाए। अच्छा सर, तो आप बताएं कि अब तो कानून पास हो गया, सदर ने उसको दस्तखत भी कर दिए, वो नोटिफाई भी हो गया। अब PFUJ या बाकी सहाफी तंजीमें क्या इरादा है, क्या प्लान है, किस तरह इसको आप लोग अब एहतजाज इस पे करेंगे? देखिए, हमने अभी आज ही हमारी लीडरशिप की मीटिंग हुई है। हमने फैसला किया है कि हम इस पे हर फोरम पे आवाज बुलंद करेंगे, सड़कों पे भी करेंगे। कल पूरे मुल्क में हम यौम सियाह मना रहे हैं। तमाम छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर प्रेस क्लब्स में इज्तिमात होंगे और सियाह झंडे जो है वो लहराए जाएंगे। इसके साथ ही आज तमाम HRCT ने एक कंसल्टेशन इजलास जो है वो किया था, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स थे, सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे और मीडिया वॉच ऑर्गेनाइजेशन भी थी, जहां कंसेंसस से ये फैसला हुआ कि हम एक ग्रैंड अलायंस जो है वो बनाएंगे, क्योंकि पीका का स्कोप जो है वो सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं है। पीका का स्कोप जो है वो अवाम के इजहार राय पे जो है वो पाबंदी है, और पीका को जो है सेंसरशिप के टूल के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी मारिया, अब ऑब्वियसली नासिर जैदी साहब की तो बात पे इंसान कुछ नहीं कह सकता, जितनी रिस्पेक्ट हो सकती है वो उनके लिए है, पर कई दफे लगता है ये कि अब हमारी सहाफ़ी तंजीमें भी जो है, शायद जो माजी में उनका एक किरदार रहा वो उस तरह है नहीं, रेजिस्टेंस नजर नहीं आती उस तरह की। देखिए, मेरा एक प्रिंसिपल बिलीफ है अरफा कि किसी भी मुआशरे में अगर रेजिस्टेंस है ना तो उसकी सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं, और इस मुआशरे के जो बाकी सारे और सेक्शंस होते हैं वो उस स्पेस के अंदर ऐड ऑन करते हैं। जब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खुद स्पेस श्रिंक हो जाए तो बाकी सोसाइटी के लोग, जिसमें मीडिया है, वो सब लोग अफेक्ट होते हैं, और हम ये देख रहे हैं। जब भी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल चाहे वो PMLN हो, मरियम बीबी जलसों में खड़े होकर धुआंधार तकरीरें किया करती थी, तो उनके पीछे पीछे जब वो स्पेस धकेलते हुए आगे चली जाती थी तो मीडिया और बाकी जो तबके फिक्र के लोग थे वो भी ज़्यादा खुल के बोल पाते थे। इसी तरह से जब इमरान खान साहब एक बढ़ते जा रहे थे आगे 9 मई से पहले तो स्पेस बनी, तो जैसे जैसे सियासी जमातों की स्पेस खुद सुकड़ जाती है, लीड उन्होंने करना होता है। क्योंकि देखिए, मीडिया के पास ना कोई जत्थे हैं, ना उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो आपस में इकट्ठे जितना भी अपना एहतजाज कर सकते हैं। बेहतर तरीके से हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन देखें, जब रियासत ठान ले कि उसने हर तरह की रेड लाइंस क्रॉस करनी है, यानी जब उसने 26 नवंबर को दारुल हुकूमत में गोली चलानी है, जब जजेस को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लेके आनी है, जब सहाफ़ियों को रास्ता रोकने के लिए, सहाफ़ियों से ज़्यादा सोशल मीडिया का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने पीका का कानून ज़बरदस्ती ठोसना है विदाउट कंसल्टेशन, तो उसके आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। मैं कल देख रही थी कि ट्रंप इंतज़ामिया ने जब अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी एक यंग सी जो है प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने आते पहला ऐलान क्या किया, उन्होंने कहा कि ये न्यू एज मीडिया का वक्त है।
अगर आप टिकटॉकर हैं, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हैं, अगर आप वीलॉगर हैं, यूट्यूबर हैं और आप इस न्यूज़ रूम में आके इस प्रेस ब्रीफिंग में बैठना चाहते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स हमें भेजिए, क्योंकि इस न्यू मीडिया में ये सोशल मीडिया के लोग आके सदारती प्रेस ब्रीफिंग्स के अंदर और व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग्स को कवर किया करेंगे। ये है वो नई दुनिया। आंखें बंद करने से, कवानीन लाने से, कॉन्डिसेंडिंगली इनको वीलॉगर, यूट्यूबर कह देने से, डॉलर खोर कह देने से ये हकीकत बदल नहीं सकती है। और जब अमेरिका इतना बड़ा मुल्क इसको एम्ब्रेस कर रहा है तो जाहिर सी बात है टेक कंपनीज भी इसको फॉलो करेंगी, क्योंकि वो सब हम नवा हैं इस वक्त सदर। तो दुनिया का कल्चर बड़ी तेजी से तब्दील होने वाला है, लेकिन हम समझते हैं कि जी हमने इनका रास्ता रोकना है। चेंज का रास्ता रोकने से तो कभी नहीं रोकता है, वो चेंज आपको रोनते हुए आगे चला जाता है। अब आप ये तय कर लीजिए कि आपने इस वक्त के साथ चलना है या इस नई तब्दीली को रोकने में अपने आप को घिसाना है। मुझे लगता है रियासत ने ये मुश्किल फैसला कर लिया है कि नहीं, हमने हर सूरत में इसके आगे बंद बांधना है। बंद नहीं बांधे जाते, जिस आइडिया का वक्त आ गया हो उस आइडिया ने अपनी कंप्लीशन तक जाना ही है। ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया का दौर है। लेगेसी मीडिया को अब इस बात को भी तस्लीम करना होगा। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हम एक छोटी सी ब्रेक। उसके बाद यही जो पॉइंट है कि इट्स एन आइडिया एंड द टाइम हैज कम, ये हम जिब्रान साहब के पास लेके जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मारिया मेमन साहिबा से और जिब्रान नासिर साहब से। जिब्रान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मारिया साहिबा ने एक बहुत अहम बात की मेरे ख्याल में। उन्होंने कहा कि दिस इज एन आइडिया जिसकी एज आ गई है, यू कांट स्टॉप इट एनी मोर। आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है वो सहाफत का गला घोंटने से ज्यादा वो कोशिश कर रही है टू स्टॉप एन आइडिया? देखिए, एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, जब ये इंटरनेट और गूगल और याहू और ये सारे सर्च टूल्स जो हैं हमें अवेलेबल हो गए थे, तो हमें बताया जाता था कि नाउ वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। मगर चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से करवट बदलती है और इतनी तेजी से आगे लीप्स फॉरवर्ड लेती है कि विद सोशल मीडिया और हम सब की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होना, एक डिजिटल आइडेंटिटी होना, अब हम साथ साथ में एज ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ एज ऑफ एक्सप्रेशन में जी रहे हैं। यहाँ इंडिविजुअल का अपना इजहार कर पाना, अपनी बात रख पाना और अपने अंदर जो भी उसका ग्रीवेंस है, जो भी गम है, जो भी गुस्सा है, जो भी उसको माशरे के अंदर नाइंसाफी नजर आ रही है और वो कैसे उससे सफर कर रहा है जिस सतह के ऊपर भी, उस बात को पब्लिक के साथ शेयर कर पाना और पब्लिक के अंदर एक कम्युनिटी डेवलप करना थ्रू ऑनलाइन स्पेस के मेरी बात से और कौन कौन एग्री करता है और वहां से हौसला पाना। ये हम देख रहे हैं कि इस तरह छोटे छोटे जो है कम्युनिटी ग्रुप्स भी एज के ऊपर डेवलप होकर सोशल मीडिया के ऊपर डेवलप होते नजर आते हैं। अब हुकूमत जो है, जो रियासत है, उसका मिजाज ये है कि उनको हर शय पे, हर चीज पे मुकम्मल कंट्रोल चाहिए। 2024 का इलेक्शन था, 8 फरवरी को डब्बे में से क्या निकलेगा, ईसीपी एक इदारा था, उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया, रिजल्ट उन्होंने कंट्रोल कर लिया। उनके किसी भी इकदाम के हवाले से कोई कानूनी कवर है कि नहीं, तो पार्लियामेंट एक इदारा है, पार्लियामेंट के नोन मेंबर्स हैं, अरकान हैं, उनमें से किसी को अगर अगवा करने की जरूरत पड़ी तो वो काम भी कर लिया गया और उस पर भी कंट्रोल पा लिया गया। अब इकदाम का अगर कहीं एहतसाब होना है तो वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कौन जज लगेगा, कौन बैठ के अदालती फैसले करेगा, कितने टेन्योर तक करेगा, उस पर भी कंट्रोल पा लिया। अब रह गई 24 करोड़ आवाम, इसमें सहाफी भी हैं और इसमें आम शहरी भी हैं। अब हम क्या सोचते हैं, हम सुनते हैं, हमारा परसेप्शन क्या है? लॉ ऑफ फिजिक्स है that every action has an equal and opposite reaction। ये इतने मस्त हैं नशे में इक्तदार के कि इनकी ख्वाहिश है कि ना ये सिर्फ हर एक्शन पे अबूर रखें, ये हर रिएक्शन पे भी अबूर रखें कि रिएक्शन भी वही होगा, रद्द अमल भी वही आएगा जो कि हम चाहते हैं। उस नीयत से कानून साजी पाकिस्तान के अंदर की जा रही है और अक्सर ये कहा जाता है कि जी ये लोग बहुत दूर की नहीं सोचते। शायद ये सच है, शॉर्ट टर्म फैसले होते हैं, तंग नजरी से होते हैं। इसलिए जो मारिया साहिबा एक बड़े विजन की बात कर रही हैं, मुस्तकबिल के ऊपर नजर दुराने की बात कर रही हैं, आप अंदाजा करें ये वो रियासत है जो अपना गला घोट देगी अपनी हाकमियत कायम करने के लिए। 2024 में पाकिस्तान दुनिया में सरे फहरिस्त था उन ममालिक में जिन्होंने इंटरनेट की बंदिश की वजह से सबसे ज्यादा इक्तदासी माशी लॉस उठाया। 1.62 बिलियन का एक्सपेक्टेड लॉस एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है। जहां ऐसे हमारे का कहते हैं अमाल हों, जहां ऐसे हमारे का कहते हैं इकदामात हों, वहां पे खैर की उम्मीद करना जो है बहुत मुश्किल है। और मैं मारिया साहिबा की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि माशरे के अंदर स्पेस पैदा करना और आवाम के लिए स्पेस पैदा करना या किसी नई बात के लिए गुंजाइश रखना या टॉलरेंस पैदा करना,
ये आर्ट ऑफ डिस्कोर्स और ये स्पेस सियासतदान अरबाब इख्तियार पैदा करते हैं, वो चलाते हैं। हम सब तो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई आज़ादियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, मगर हमारे पास इख्तियार नहीं है। जिनके पास इख्तियार हैं वो बज़िद हैं हमसे हमारी आज़ादियां छीनने के लिए, और ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मारिया साहब, सस्टेनेबल मॉडल तो नहीं है, बट वही वाली बात कि इसको कितना रोक पाएंगे। बट जैसे आपने कहा, या जैसे हमारी मैं अगर पिछले कुछ साल देखूं ना, तो शायद रियासत ये समझती है कि जैसे उन्होंने कंट्रोल कर लिया अखबारों को, जैसे उन्होंने कंट्रोल कर लिया मीडिया चैनल्स को, और अपनी मर्जी के लोग हर जगह बिठा दिए, तो अब दिस इज द नेक्स्ट फ्रंटियर टू बी कॉन्कर्ड। अगर ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला होता ना, तो मैं कहती कि शायद फिर भी रियासत अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके काबू पा लेगी, इसके ऊपर ज़बानबंदी करने में कामयाब हो जाएगी। ग्लोबल ट्रेंड है, ये ग्लोबल शिफ्ट है, हम एक जनरेशनल शिफ्ट के बीच में हैं। पूरी दुनिया में लेगेसी मीडिया को अब लोग चैलेंज कर रहे हैं। सोशल मीडिया की आमद के बाद एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ओपिनियन हुआ है। अब कहीं भी अपने घर में बैठा कोई भी शख्स अपने ओपिनियन को सोशल मीडिया के ऊपर उसका इजहार कर सकता है। और चूंकि हमें भांत भांत की आवाज़ें सुनाई देती हैं, हमें बलूचिस्तान से आवाज़ आती है, हमें खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, सांगड़, हर खित्ते के छोटे छोटे इलाकों से भी आवाज़ आती है। तो अब जो इस्लामाबाद और पंजाब की ठेकेदारी थी इस मुल्क के अंदर, कोई भी ओपिनियन बनाने में, नैरेटिव बनाने में, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करने में, वो चैलेंज हो रही है। और मेरे नज़दीक एक खूबसूरत बात है, क्योंकि आप और हम इस्लामाबाद में बैठ के इस्लामाबाद की बात करते हैं, जीटी रोड की बात करते हैं। हम खुद बहुत डिस्कनेक्टेड है इस पाकिस्तान की असल रूह से। आरफा, मैं आपके बारे में तो नहीं, अपने बारे में मैं एतराफ़ करूंगी, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं खुल के एतराफ़ करूंगी कि हमें बलूचिस्तान की यूथ, खैबर पख्तूनख्वा के आउटस्कर्ट्स की यूथ के बारे में ना हमने उतना जानने की कोशिश की और ना उनकी हम तक रसाई थी। अब अगर सोशल मीडिया उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो हमें उनका खुश दिली से उनको कबूल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उससे डर जाएं। लेकिन वो कब होगा? वो तब ये होगा कि जब रियासत ये कहे कि भाई हमारे सिटीजन्स हमारे दुश्मन नहीं हैं। जब आपकी सोच ही ये हो कि इस मुल्क में कोई भी हमारे नैरेटिव को या एक बात को चैलेंज करना या चुपते हुए सवाल पूछने वाला यकीनन दुश्मन ही होगा, और उसको आप एज एन एनिमी ट्रीट करेंगे, वहां ये सोच पनपती है। ये सोचें कि ये सब इस शहर के, इस मुल्क के वासी हैं, ये सब खैर ख्वाह। अगर उसका मुझसे आइडिया मुख्तलिफ है तो क्या हुआ, उसका सब कुछ तो यही है, उनकी पुरखों की कब्रें तो यही हैं। और बहुत सारे लोग तो मुल्क नहीं छोड़ के जाना चाहते, जबरदस्ती भी मुल्क छोड़ के जाते हैं। कौन अपने मुल्क के, अपना मोहल्ला, अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपने बुजुर्गों की कब्रें छोड़ के जाना चाहता है? अगर हम एक दफा सोच लें कि ये हम सब ने ही इस मुल्क को बिगाड़ा है और हम सब ने ही सोल्यूशन निकालना है, खाली किसी एक इंटरेस्ट ग्रुप के पास ये नहीं है, तो ये तब्दील भी हो जाएगी। लेकिन अगेन ये एक आइडियल वर्ल्ड है, ये हमारी ख्वाहिश है। हमारी पूरी जवानियां इस मुल्क में गुजरी हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? इधर ही रहेंगे, यही जद्दोजहद करेंगे, इधर ही बातें करेंगे, किसी को पसंद आए या ना आए। हम यही हमारा मुल्क है, इसी को हमने बेहतर करना है। सो हैविंग सेड दैट, अगेन मैं यही बात कहूंगी कि पूरी दुनिया का रुख देखते हुए अगर आप समझते हैं कि आप इस तब्दीली को चंद साल के लिए और रोक लेंगे, लेकिन नहीं, ये एक नौजवान लोगों का एक रेला है, ये आपको सैलाब की तरह बहा कर ले जाएगा और आपके पास कोई बंद भी नहीं होगा इसको रोकने के लिए। फिर जिब्रान साहब, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितना रोक सकेंगे इसको, बिकॉज वही बात कि जैसे आपने भी बहुत जिक्र वो लॉस का किया, तो फरीहा अजीज साहिबा जो आजकल बहुत इस पे कमेंट कर रही हैं, वो बार बार हमें बताती हैं कि अब हमारा शुमार म्यांमार जैसे मुल्कों के साथ हो रहा है, जिस किस्म के हम कवानीन बना रहे हैं और जो इंटरनेट के ऊपर बंदिशें हैं। तो डू यू थिंक कि रियासत जो है वो इसको कुछ साल हमें म्यांमार के साथ ही रखेगी, नुकसान भी उसके अंदर बहुत होगा, या जैसे मारिया साहिबा कह रही हैं कि ये ये ज्यादा देर नहीं चल पाएगा? देखिए आरफा, मेरा जो महदूद मुताला है उसमें नजर आता है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है, हम एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। माशरे के बहुत सारे, बल्कि मेजॉरिटी जो अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, उनकी कहीं पे भी एज अ स्टेक होल्डर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ना तुलबा यूनियंस इस मुल्क में बहाल हैं, ना वर्कर्स और लेबर यूनियंस हकीकी मायनों के अंदर इस मुल्क में बहाल हैं, ना लोकल गवर्नमेंट्स हकीकी मायनों में बहाल हैं,
लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो। एक मखसूस रूलिंग एलीट है जिसमें एक लैंड होल्डिंग क्लास है, कुछ सर्टेन मेंबर्स ऑफ क्लर्जी हैं, आपके जर्नल्स और जजेस आते हैं और आपकी सियासी रूलिंग एलीट आती है। जब आप महदूद जाविये के साथ और सेल्फ प्रिजर्वेशन को अपना रखते हुए मेन एम और मॉडल कानून साजी करेंगे तो फिर आप यकीनी तौर पे एट दी एक्सपेंस, चूंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम आवाम 24 करोड़ ने पे करनी है, तो वो तो अपनी आसाइशें और वो अपना इक़्तिदार एंजॉय करते रहेंगे। बट हाँ, हो सकता है मुल्क के हालात उसी वक्त सिर्फ चले जाएं जिसको आप म्यांमार कह रहे हैं। और हमारे एक और बड़ी अजीब सी चीज़ है जी कि डेटरेंस कानून के अंदर हर जगह एक एक्सेप्टेड नोशन है कि कानून के अंदर सजाएं इसलिए रखी जाती हैं कि डेटरेंस हो, मगर तस्वुर में लिया जाता है कि डेटरेंस जुर्म से रोकने के लिए है। हमारी सिस्टम ज़रीफी ये है कि पाकिस्तान में अब जो आईनी चीजें हैं, जो दरअसल कानूनी चीजें हैं, उनसे रोकने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। तो ये डेटरेंस तो नहीं है, ये तो टेररिज्म है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अगर मुझे प्रोटेस्ट करने के ऊपर जेल जाना है, अगर मुझे एक मखसूस पार्टी का इलेक्शन टिकट लेने पे जेल जाना है, अगर मुझे एक मखसूस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने पे जेल जाना है, अगर मुझे गुड फेथ में बिल्कुल अच्छी साफ नीयत के साथ एक सवाल अरबाब इख्तियार पे उठाने के ऊपर, और वो सवाल जो कि मेरा ऑफकोर्स सवाल था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको आपने फेक न्यूज डिक्लेयर करके मुझे जेल भेज दिया, तो जब आप मुझे मेरे आईनी हकूक के इस्तेमाल के ऊपर सजाएं लगा देंगे तो आप डेटरेंस क्रिएट नहीं कर रहे, आप टेररिज्म क्रिएट कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग पावर मॉडल है, वहां मुझे तो नहीं लगता कि हम कोई सड़कों के ऊपर शायद कोई रेवोल्यूशन देखें, और खुदा ना खास्ता अगर चूंकि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स नहीं है तो अनारकी सड़कों पे आएगी और उसके नतीजे में खून रेजी होगी। जो एग्जिस्टिंग पावर मॉडल है वहां पे हमें तारीखें बताती है कि चेंज तब आता है जब एक मुशर्रफ के पीछे कोई क्यानी और उसकी ख्वाहिशात जागती हैं। तो मौजूदा भी कहीं पे ऐसी कोई ख्वाहिश किसी कॉरिडोर में जागेगी तो चेंज आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिंध की। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिंध का, और वहाँ खासतौर पे जो जिला सांगड़ में एक वाकया पेश आया। 4 रोज कबल वहाँ के एक गांव पे वहाँ झगड़ा हुआ, कोई लोगों में मुसल्ला अफराद आए, 3 जो फर्द थे वो जाँ बहक हुए, 19 अफराद जख्मी हुए। बाद में बताया गया कि वो जमीन के ऊपर झगड़ा था। जो जाँ बहक अफराद थे उनके जो लवाहिकीन थे उन्होंने लाशें रख के एहतजाज किया, क्योंकि बकौल उनके जो वो FIR कटवाना चाह रहे थे और पुलिस वो मान नहीं रही थी। 4 रोज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पार्टी ऑफिशियल्स हैं लोकल लेवल पे वो आए, FIR जो थी वो दर्ज हुई, और उसके बाद वहाँ से एहतजाज जो है वो ख़त्म हुआ। और ये भी कहना चाहिए कि जो एहतजाज था उसमें अपोजिशन की जो जमातें हैं जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी धरना देने वालों की हिमायत की। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फ़हीम सिद्दीकी साहब, सहाफ़ी हैं, कराची से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो फ़हीम साहब। फ़हीम साहब, ये क्या वाकया था जमीन के ऊपर एकदम जो इस तरह हुआ, और उसके बाद इतना हम कह सकते हैं एहतजाज हुआ कि लाशें दफनाई नहीं उन्होंने? देखिए, अगर मैं इस मामले पे ये कहूँ कि इस मामले पे सिंध हुकूमत जो है वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है तो गलत ना होगा। देखिए, सिंध में इस नौयत के वाकयात के जमीनों पर कब्जा, जमीनों के जाली कागजात बनाने के बाद जो लोग वहाँ बैठे हुए पहले से उन्हें बेदखल करना, ये सब जो है वो माजी में होता रहा है। इस दफा भी यही हुआ है, और जो इल्जाम है वो यही है कि जो पीपल्स पार्टी के MNA हैं वहां से, अलाउद्दीन जुनेजो, बेसिकली ये उनका दावा था कि ये मेरी जमीन है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, और जो उनको जो हटाने की कोशिश की गई तो वहां पर जो है वो झगड़ा हुआ, और झगड़े के दौरान फायरिंग हो गई। अब फायरिंग में 3 अफराद मारे गए, 19 अफराद जो है वो जहाँ जख्मी भी हो गए। अब इसमें मामला यह है कि ये जमीन के जो कागजात हैं ये 4 से 5 माह पहले जो है वो तैयार किए गए हैं। जो लोग जिनके साथ ये हुआ है उनका ये दावा है कि जनाब हम तो अरसे से जमीन पर बैठे हैं और ये हमारी जमीन है। तो बेसिकली अगर ये जमीन का झगड़ा है भी, तो जिस तरह से जमीन खाली कराने की कोशिश की गई वो एक गलत अमल था, और एक रुकन कौमी असम्बली की जानिब से अमल जो है वो गलत अमल था। जाहिर है उसके बाद जिस तरह से एहतजाज हुआ उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा था कि वो इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। लेकिन आप ये देखेंगे कई दिन गुजर गए। फ़हीम साहब, पर ये आप जो बात कर रहे हैं कि ये इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, पर सर इसको जरा ज्यादा ये नुमायां रहा, तो क्या इसमें कोई खास बात थी? एहतजाज क्यों इतना नुमायां हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
को ना सिर्फ फिर इसको मसले को हल करना पड़ा, बल्कि जिसको कहते हैं ना कि ये नेशनल मीडिया तक इशू पहुंच गया। देखें, इसमें जो मसला है वो ये है बेसिकली कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिन अपने ही अंदर लोगों से एक तरह से इख्तिलाफ का सामना है, वो इसमें जो है एक तरह से अपना रोल प्ले कर रहे थे। जो हालांकि मखदूम हैं बेसिकली वो ये उनके यहाँ पर जो है वो मुरीदेन भी हैं, और जिन लोगों के साथ जो है ये एक तरह से जुल्म कह लें या जो भी ज्यादती हुई है, वो एक तरह से मखदूमों के जो है वो मुरीद भी हैं। और उनका ये समझना था कि ये जमीन जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही, MNA के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, और इवन ये भी कि जिनको जो है हम अपना पीर समझते आए हैं, जिनकी हम खिदमत करते रहे हैं, वो भी जो है हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। एक मौके पर जब ये प्रेशर बना तो मखदूम महबूब उस जमा ने खुद जाकर उस में जो है उस धरने में शिरकत भी की। मखदूम महबूब जमा वही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है इस वक्त एक पूरी पिछले दिनों एक तहरीक भी लेकर चले हैं। बहुत ज्यादा उनके जो है मुखालफाना बयानात भी आते रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इवन CM के खिलाफ भी और दीगर लोगों के खिलाफ भी। तो इस वजह से ये मामला जो है वो एक बहुत ही पॉलिटिकल मामला बन गया था। और अभी भी आप ये देखिए कि जो FIR दर्ज की गई है, ये FIR जिस शख्स को नामजद किया गया है अताउल्लाह जुनेजो, ये अताउल्लाह जुनेजो खुद भी जो है मखदूम महबूब उस जमा के साथ जिरगों में शामिल होते रहे, वहाँ बैठ के फैसले करते रहे, और ये जो MNA है अलाउद्दीन जुनेजो इनके करीबी रिश्तेदार भी हैं। तो ये जब FIR अताउल्लाह जुनेजो के खिलाफ हो गई है तो उसके बाद जो है वो किसी हद तक उन वर्षा ने जो है वो इस बात पर आमादगी जाहिर की कि वो लाशें जो है वो दफना दें, वो धरना खत्म कर दें, लेकिन उनका मुतालबा यही था कि FIR जो है वो अलाउद्दीन जुनेजो के खिलाफ होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जाहिर अपना वहाँ फैसला भी इस्तेमाल किया, और जो वहाँ पे उनके मुकामी अहदेदार हैं उन्होंने वहाँ पहुंचकर जो है ये धरना खत्म कराने में अपना अहम किरदार अदा किया। लेकिन जो आपका सवाल था कि इतनी हाइप कैसे मिली, तो ये बेसिकली जो पीपल्स पार्टी के अपने अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, बेसिकली वो इसकी वजह बने थे कि इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी। बिल्कुल ठीक। और सर वेरी क्विकली आपके ख्याल में ये अब इसी तरह जिस हाइप की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ, आपके ख्याल में उसी तरह ये लॉजिकल कंक्लूजन तक भी पहुंचेगा मामला कोर्ट्स में? पाकिस्तान है ये, और यहाँ पे इस तरह के डिसीजन मैंने होते तो नहीं देखे, और मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर जो है वो किसी को चार्जशीट भी किया जा सकेगा। यहाँ तो FIR ही जो है 4 दिन के बाद कटी है, और वो भी उस शख्स के खिलाफ नहीं कटी जिसके खिलाफ जो है वो कटवाना चाहते थे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मरहला बाकी है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा उस वक्त तक बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। और असल में किया यही जाता है कि जनाब माफी, तलाफी, जिरगे, असल में ये सारे फैसले जिरगे में ही होते हैं, अदालतों में तो होते भी नहीं है। तो आप जल्द खबर सुनेंगे कि जिरगे में फैसला हो गया, वर्षा के जो लवाहिकीन है उन्हें मुआवजा दे दिया गया, तो उसके बाद ये मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, टाइम फिश हो जाएगा। हमारे यहाँ अदालतों में ऐसे मामला जो है वो कब डिसाइड होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम साहब, आपने हमारे निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।